बायोलॉजी के आज के तीसरे चैप्टर में हम तीसरा टॉपिक पढ़ने लगे हैं और वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आपको बता चुका हूँ, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम्स वर्किंग किस तरह से करते हैं, कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग का प्रोसेस क्या है। तो आइए चलते देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम की स्ट्रक्चर। एंजाइम की स्ट्रक्चर इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब आपने ये याद रखना है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन तो है लेकिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो है आप तीनों व्यूज दे सकते हैं। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा 2 डायमेंशनल है, इसका बेक आपको दिखाई नहीं देगा 2 डायमेंशनल होने की वजह से, जबकि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको उसका बैक साइड भी आसानी से दिखाई दे सकता है। तो ये आपने नंबर 1 याद रखनी है। दूसरी बात कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो ये है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा जो है एक्टिव साइट्स मौजूद होते हैं। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स वो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं किसी भी एंजाइम में जहाँ पर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जाकर जुड़ जाता है और बॉन्ड बना लेता है। इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट्स एक कैविटी की तरह होती है, बिल्कुल एक कैविटी। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर इजी कर दूं। फर्ज करें हमारे पास ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है इसकी स्ट्रक्चर वो इस तरह से फर्ज करें। अब ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब जब इसका सबस्ट्रेट आएगा तो ये सबस्ट्रेट इस पोजीशन पर जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस लोकेशन को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम की एक्टिव साइट कह रहे हैं। तो ये एक भी हो सकती है किसी एंजाइम में, किसी एंजाइम में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब एक्टिव साइट्स में 2 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से 2 रीजन्स होते हैं? एक को बॉन्डिंग साइट, इसके बाद इसका दूसरा रीजन है कैटालिटिक रीजन। कैटालिटिक साइट भी इसको कहते हैं। जो कैटालिटिक साइट है वो असल में जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है उसमें चेंजेस लाता है। इट ब्रिंग्स इन चेंजेस इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो पहला रीजन जो था वो बाइंडिंग रीजन था, वो रिकॉग्निशन में भी देता है कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ जाकर जुड़ जाएगा। और जो दूसरा रीजन है वो क्या करता है, जब बाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगी, केमिकल रिएक्शन जो करवाना है वो जो है कैटालिटिक साइट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम मैकेनिज्म फेसेस की बात करें, मैकेनिज्म में तो कितने फेसेस होते हैं? तो एक्चुअली जो है 2 फेसेस हैं। 2 फेस पर मुश्तमिल है एंजाइम मैकेनिज्म। फर्स्ट जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन है और दूसरा जो है कैटालिसिस है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन की बात करें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो आपस में मिलाप है, कम्बिनेशन है, वो फिर 2 मजीद जो है उसके ऊपर हाइपोथेसिस हैं। 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है हाइपोथेसिस बयान किए थे, अपने अपने नजरिए बयान किए थे। उन्होंने जो अपना अपना वर्क दिया था कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से कंबाइन कर सकता है। तो दोनों व्यूज अलग अलग है, हम दोनों व्यूज को अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखें अगर एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन में पहला हाइपोथेसिस तो लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है ये 1898 में ईमिल फिशर एक साइंटिस्ट था, उसने बयान किया था। उसने अपने इस हाइपोथेसिस में, अपने इस वर्क में बयान किया कि एंजाइम जो है एक रिजिड बॉडी है, हार्ड स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के साथ। मतलब कैसे? मैं आपको अगर आपको मिसाल दूं कि जिस तरह से एक लॉक एक रिजिड बॉडी है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसी तरह जो है उसके लिए एक लॉक के लिए एक ही चाबी है। अगर दूसरी चाबी लगाएंगे दूसरे लॉक की तो फिर वो उसमें नहीं फिट होगी, तो उसमें जो है उसको फिट नहीं कर सकेगी, उस पर नहीं लग सकेगी। इसी तरह से बिल्कुल एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है एक स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाकर रिएक्शन कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये हाइपोथेसिस बयान करता है कि एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के लिए है
और दूसरा सबस्ट्रेट उसके साथ जो है अटैच नहीं हो सकता। अगर हो गया तो फिर वो केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो रिजिड कैविटी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सबस्ट्रेट जब इसके साथ बन जाएगा तो फिर वो उसमें चेंजेस लाएगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन हो जाएगी तो उसके बाद जो इसमें चेंजेस आ जाएंगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये इतना मतलब कि फेमस किस्म का नहीं है, मतलब कि नॉट फॉर ऑल सबस्ट्रेट्स। तो इतना मशहूर होने की वजह से, इतना जो है मतलब कि सही तरीके से वाज़ेह तौर पर बयान ना होने की वजह से जो है इसको रद्द किया गया। ठीक है, उसके बाद जो फिर एक नया मॉडल आया जिसको हम इंड्यूस फिट का मॉडल का नाम दिया। अब इसका नाम जो लॉक एंड की मॉडल भी मैंने आपको एग्जांपल जो चीज जिसका लॉक और की होता है उसी बुनियाद पर इसका नाम रखा है। तो ईच एंजाइम इज सबस्ट्रेट, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट, इसीलिए इसको हम जो है क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। दूसरा मॉडल दूसरे साइंटिस्ट ने बयान किया था इंड्यूस फिट मॉडल के नाम से। इंड्यूस फिट मॉडल जो है 1959 में कोशलैंड नामी एक साइंटिस्ट था, उसने बयान किया था। उसने अपने इस हाइपोथेसिस में, अपने इस वर्क में बयान किया कि एंजाइम जो है एक रिजिड बॉडी नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि सॉफ्ट है, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो जाकर जुड़ सकता है। अब अगर मैं इसको मिसाल दूं आपको, तो जिस तरह से ग्लव्स, हैंड एंड ग्लव्स मॉडल भी इसको कहते हैं। तो ग्लव्स जिस तरह से अगर मैं उन ग्लव्स में हाथ डालूं तो मेरा हाथ उसमें फिट हो सकता है। अगर उसी ग्लव्स को दूसरे अगर कोई शख्स उसको पहने तो अपना हाथ फिट करे तो वो उसमें फिट हो सकता है, कोई और तीसरा शख्स, चौथा शख्स। मतलब कि जो ग्लव्स की फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई भी शख्स उसमें अपना हाथ फिट कर सकता है। तो इसी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया। इंड्यूस मतलब क्या है कि एंजाइम एक ऐसी स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है, अगर कोई भी सबस्ट्रेट आकर इसके साथ जुड़ जाए तो वो उसके साथ फिटिंग कर सकता है, इंड्यूस ला सकता है, फिटिंग में इंड्यूस ला सकता है। इसीलिए उसको इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया गया। अब ये जो है हेल्प करता है बाइंडिंग में। किस तरह? दूसरे सबस्ट्रेट, इसका मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट आ जाए तो एंजाइम के साथ जुड़ सकता है। तो ये जो मॉडल है सबके लिए एक्सेप्टेबल था, तमाम सबस्ट्रेट के लिए। तो ये मोर वैल्यूएबल जो है आपका क्या है, मॉडल है, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन का दूसरा हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से। अब इसके बाद कैटालिसिस की बात करें तो ये तो हमने एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन में दो हाइपोथेसिस पढ़े। इसके बाद कैटालिसिस की बात करें तो कैटालिसिस में है क्या कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, अब मैंने आपको क्या कहा कि एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब अमाइनो एसिड से जब बना हुआ है तो इसका मतलब है कि जब भी एंजाइम एसोसिएशन हो जाएगी उसके बाद जो है जो अमाइनो एसिड्स उस एंजाइम के साथ हैं वो बहुत ही करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही करीब, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब कि जब वो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इसको हम क्लोज प्रोक्सिमिटी का नाम देते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, उन दोनों के दरमियान जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है ये पर्टिकुलर है, मतलब कि ये जब बॉन्ड बन जाएगा तो उसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम उसको नाम देंगे। उसके बाद जो एंड पर क्या होगा, एंड पर जो है जो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया था वो अपने आप को सेपरेट कर देगा, डिटेच कर देगा, अलग कर देगा। अब मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है एंजाइम की कि एंजाइम करता क्या है। एक्चुअली एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ जाकर जुड़ जाता है, उसके नतीजे में केमिकल रिएक्टिविटी होती है, और जब केमिकल रिएक्टिविटी हो जाती है एंड प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंड पर जो है एंजाइम अपने आप को उस सबस्ट्रेट से जो है अलग कर देता है, डिटेच कर देता है। जब अलग कर देता है तो एंजाइम विदाउट यूटिलाइजेशन, वो एंजाइम यूज नहीं होता है, मतलब कि उसमें कमी नहीं होती है उसकी मिकदार क्वांटिटी में, वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एंजाइम की अगर थोड़ी सी मिकदार भी हो तो अपने सबस्ट्रेट को जो है केमिकल रिएक्शन करवा सकता है। तो अगर इस पूरे फिनोमेना को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं, फर्ज करें हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, कोई भी सब्सटेंस है जो जाकर एंजाइम के साथ जुड़ेगी। ये सबस्ट्रेट जो है जब एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। आप देखें इसका जो ये एक्टिव साइट है एंजाइम का,
ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है और ये सब्सट्रेट को पहचान कर उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर इस एक्टिव साइट के साथ मिल रही है, इसलिए जो ये जाकर यहाँ पर फिट हो जाएगा, इस तरह से फिटिंग कर लेगा। जब इस तरह से फिटिंग कर लेगा तो इसको फिर हम नाम देंगे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। अब ये एंजाइम सब्सट्रेट फिट हो गया है, क्लोज प्रोक्सिमिटी आ गई है, ठीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, फिटिंग कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है। तो अब जब एंड प्रोडक्ट बनेगा, ये मजीद एक्टिविटी को रिएक्टिविटी को अपने को जारी रखेगा, तो एंड पर होगा क्या कि सब्सट्रेट प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है ये वाला। जब ये एंड प्रोडक्ट बन जाएगा तो जो एंजाइम होगा, एंजाइम हमारे पास वैसे का वैसा ही दोबारा से एज इट इज दोबारा से हासिल हो जाएगा। तो ये पूरा फिनोमेना जो है आपका क्या कहलाता है, फेसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन के। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। थैंक यू।